मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बिजनेस स्टैटिक्स, इससे संबंधित ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर चारों के चारों यूनिट का आपका रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और अपने दोस्त साथ के साथ अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। अगर आप राजस्थान की सीईटी की तैयारी करना चाहते हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो ऑनलाइन, तो यहाँ प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जरूर से खरीद लेना, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट को। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी का मतलब क्या होता है वास्तविकता में। तो सबसे पहले सांख्यिकी समझेंगे अपन। तो जो सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, वो किस शब्द से बना हुआ है? लेटिन का शब्द है स्टेटस। किससे बना हुआ है? स्टेटस शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है स्टेट या शासन से संबंधित तथ्य। मतलब कोई भी शासन करने की जो प्रणाली होती है उससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आई तो मैं समझाता हूँ आपको। क्या होता है, जैसे कि आप एक दुकानदार मान लो, तो एक दुकानदार है, वो क्या मान लो कि वो अपनी दुकान पे शासन करता है, ऐसे मान लो, है ना। तो उसके द्वारा कितना सामान बेचा गया, उसके पास कितने ग्राहक आते हैं, कौन से सामान मिड रेंज की प्राइस में है, कौन हाई प्राइस की प्राइस में है, कौन लो प्राइस की चीजें हैं, कौन डेली बेसिस पे ज्यादा बिकती हैं, कौन सी कम बिकती हैं। ये सब चीजें जो आंकड़े लगाए जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? स्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब बात है, जब कोई भी चीज का नामकरण किया जाता है तो वो चीज बहुत पहले उसका नामकरण होता है। तो बहुत प्राचीन समय में क्या हुआ करता था भाई, ऐसे तो छोटी छोटी चीजें, जो आज के समय आप जितना व्यापार देखते हो उतना व्यापार नहीं हुआ करता था। उस समय सबसे बड़ा व्यापार कहाँ पे देखना पड़ता था? राजा के यहाँ। तो राजा के द्वारा जो प्रजा पर जो कंट्रोल किया जाता, उस समय जो उनके मुनीम हुआ करते थे, उनके जो राजकोष को संभालते थे, खजाने को, उनके द्वारा आंकड़े रखे जाते थे। भाई कितना कर है वो कलेक्ट हुआ है, कितनी जमीन है, कितने अपने पास हिन्ना है, इन सब चीजों का जो आंकड़ा रखा जाता था, उसी को क्या कहा गया आपके सामने? स्टेटस के नाम से लिखा गया। याद क्या समझ? और उसी से बाद में स्टेटिक्स जाके शब्द है वो बन गया। बाकी के लगभग शब्द आपको पता है लेटिन शब्द से ही निकले होते हैं। प्रारंभ में यह शासन से जुड़े आंकड़ों के अध्ययन तक सीमित था, लेकिन उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता रही। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था भाई, पहले लोगों को इतनी ज्यादा आंकड़ों की जरूरत ही नहीं हुआ करती थी। क्यों? पहले लोग व्यापार किस तरीके से करते थे? आप मुझे 4 किलो अनाज दो, मैं आपको इसके बदले में 4 किलो चावल दो, मैं आपको गेहूं दे दूंगा, या आपको घोड़ा दे दूंगा, या आपके कोई जानवर है किसी जरूरत की चीज दे दूंगा। समझ में आ गया ना आपको? पहले क्या चलता था? एक्सचेंज जो सिस्टम था आपके सामने, वो चलता था। लेकिन इसके बाद में क्या व्यवस्थाएं बदलने लगी, समाज में अलग अलग प्रकार की जो प्रणालियां वो व्यवस्थित होने लग गई। तो इसके बाद में जो आंकड़े हैं वो उनका भी विस्तार हुआ, और उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में जिन जिन प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती है, उनसे संबंधित एक संगठित आंकड़े को समझने के लिए प्रयास किए गए। समझ में आ गया? और वहीं से स्टैटिक्स है जो आपके सब्जेक्ट है उसकी गणना शुरुआत होती है। अगले वाले शब्द की बात करें, स्टैटिक्स का उद्गम एवं विकास। तो स्टैटिक्स है ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट। कैसे होता है स्टैटिक्स का, आपको ये समझाऊंगा। पहला है प्राचीन काल में कर संग्रहण और जनगणना हेतु आंकड़ों का उपयोग करना। तो पहले क्या किया करते थे? पहले कोई जनगणना करा ली गई कि भाई इस क्षेत्र में इतने लोग रहते हैं, या इतने पशु मवेशी रहते हैं, अपने पास इतने घोड़े हैं, इतने ये सब चीजें। तो उसको संबंधित क्या कहा जाता था? आपको क्या कहा, उसी को क्या कहा जाता था? स्टैटिक्स कहा जाता था। आधुनिक सांख्यिकी का विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और जर्मनी में हुआ। और जो आज के समय की जो स्टैटिक्स अपन देखते हैं, इसकी शुरुआत कब होती है? 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड व जर्मनी के अंदर इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। कब हुई? इंग्लैंड व जर्मनी में 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। वहां के लोगों ने, क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वहां से होती है, और वहां से बिजनेसेस खड़े होने शुरू होते हैं, और बाद में जाकर स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। आज यह निर्णय निर्धारण करने में वैज्ञानिक साधन है। मतलब जैसे कि आपके पास कोई एक एक्स नाम का प्रोडक्ट है और वो सबसे ज्यादा बिकता है, तो अब आपने आंकड़े निकाले अलग अलग प्रकार के कि एक्स सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो आप क्या करोगे? आप एक्स जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा मंगवाओगे या फिर ज्यादा बनाओगे। तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प की ना स्टैटिक्स ने। बस यही है। तो आज के समय निर्णय का निर्माण करने में बहुत ज्यादा मददगारी सिद्ध होता है। सांख्यिकी का क्या महत्व होता है? पहला होता है शासन व नीतियां। तो अलग अलग प्रकार की नीतियों के निर्माण में, जैसे जनगणनाएं कराने में, बजट और योजनाओं का निर्माण करने में। तो अलग अलग प्रकार की जो नीतियां होती हैं, जनगणनाओं बनाई जाती है, जनगणना व योजनाओं में जो सांख्यिकी है उसका बहुत अधिक महत्व है। अगला है व्यापार व उद्योग। तो उद्योगों में भी इसका बहुत महत्व होता है, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट है उसका उत्पादन हो रहा है, बिक्री कैसे हो रही है, और मूल्य का निर्धारण से संबंधित।
समझ में आ गया आपको कि कौन सा प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ है, इसको संबंध में कोई भी उद्योग में बिक्री कितनी कितनी हो रही है और उसके मूल्य कितना है, 50 का, 100 का, 1000 का, कितना का भी जो मूल्य है उसके निर्धारण में इन सब चीजों का उपयोग में लिया जाता है। अगला है शिक्षा और समाज शास्त्र। साथ के साथ हम शिक्षा के क्षेत्र में भी इन सब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, कितनी साक्षरता दर है, कितना सर्वेक्षण है, इन सभी चीजों को भी हम समझते हैं बहुत ही गहराई से। अगला अनुसंधान की बात करें, रिसर्च के क्षेत्र में बात करें, डेटा को कलेक्ट करने में, आपको एनालिसिस करने में और निष्कर्ष करने में, कंक्लूजन या एनालिसिस करने में आपको इसका उपयोग किया जाता है। तो अब आपको पूछेगा जो सांख्यिकी है उसका महत्व किन किन क्षेत्र में, शासन एवं नीतियों के निर्माण में, व्यापार व उद्योगों में, शिक्षा व समाज शास्त्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। सांख्यिकी के क्षेत्र की बात करें, स्कोप के क्षेत्र की बात करें, कौन से क्षेत्र में आपको सांख्यिकी देखने को मिलती है, तो सबसे पहला क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र, इनकम एरिया वाला, है ना। आर्थिक क्षेत्र होता है जो इकोनॉमिक्स वाले एरिया में। अब इकोनॉमिक्स तो वैसे आप पढ़ते भी हो, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्या होता है, अर्थशास्त्र, जहां पर पैसे की बात हो। तो भाई जहां बात पैसे की हो और आंकड़े की बात नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है स्टेटिक्स, आंकड़े के क्षेत्र में, व्यापार उद्योग में, तो उद्योगों में देखते हो ना आप कि बड़े बड़े बार ग्राफ के माध्यम से भाई इस साल इस कंपनी का इतना टर्नओवर रहा, इस कंपनी ने इतना मुनाफा कमाया, इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट इतना लॉन्च किया तो इसमें इतना बेनिफिट हुआ, इसका ये आईपीओ है। तो जो भी एनीथिंग जो बिजनेस से संबंधित जो चीजें होती हैं उसमें जो आपके सामने जो स्टैटिक्स डाटा कैलकुलेशंस एंड मैनिपुलेशंस को जो यूज किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने स्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। शिक्षा व समाज शास्त्र, शिक्षा मतलब एजुकेशन, तो एजुकेशन के फील्ड में भाई थे पढ़ो हो, गणित पढ़ी, है ना, उसके बाद में आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो और इकोनॉमिक्स के छात्र हो आप, है ना। तो क्या आपको कभी भी डाटा का यूज नहीं हो आपकी लाइफ में, बिना डाटा तो आपकी जिंदगी अधूरी है इकोनॉमिक्स वालों की। तो यही है शिक्षा व समाज शास्त्र के क्षेत्र में, हमारी सामाजिकता में, हमारे आम जीवन में। भाई चाहे जीवन में आप पढ़ लिख कर चाहे जीवन में कहीं भी पहुंचो, आपको आंकड़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दुकान पर आप बहुत छोटी सी सामान लेने जाओगे तो वहां पर भी आंकड़ों का प्रयोग होता होता है। तो यही है, शिक्षा व समाज के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। प्रकृति व सामाजिक विज्ञान, समाज से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको समझने से संबंधित, प्रकृति से संबंधित चीजों से संबंधित भाई कि कितने पेड़ पौधे हैं, है ना। अगर कोई डैम का निर्माण हो रहा है तो देखो उसमें कितना स्टेटिक्स लगता है, हर चीज का एक एंगल बनाते हैं उसके अंदर भी पूरा स्टेटिक्स लगता है। तो यही है, प्रकृति हो चाहे सामाजिक विज्ञान हो, हर क्षेत्र में स्टेटिक्स का, सांख्यिकी का उपयोग जरूर होता है। अगला है सरकारी नीतियां और योजनाओं का। सरकारी नीतियां और योजनाएं, जो अलग अलग प्रकार की जो सरकारी नीतियां होती हैं और अलग अलग प्रकार के जो योजनाएं होती हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। अब ये तो थे सांख्यिकी से संबंधित जो अनुप्रयोग क्षेत्र, इन सब चीजों को, ये प्रश्न आएगा आपके सामने, क्षेत्र कहाँ है, स्कोप जो आपके सामने कहाँ उसके फायदे हैं। अब अपन उसकी सीमाएं भी देखेंगे, लिमिटेशन कहाँ कहाँ पर है। बात करें सबसे पहले, केवल संख्यात्मक तथ्य का अध्ययन करती है। तो स्टैटिक्स की कमजोरी क्या है भाई, सिर्फ डाटा की बात करती है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ इमोशंस, है ना। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर सिर्फ डाटा का ही काम नहीं होता, उसके पीछे आपके सामने और भी बहुत सी चीजें, फैक्टर्स कार्य करते हैं, उनके बारे में स्टैटिक्स कभी बात नहीं करता है। अनुसंधान व व्यक्तिपरक त्रुटियों की संभावना करना, कि अनुमान लगाता है कि भाई ये चीजें ऐसे हो रही है, इंडिविजुअल वाइज ये चीजों की जो गलतियां होने की संभावना हो सकती है। जैसे दो है, रामलाल और श्यामलाल, मान लीजिए उनकी दो दुकानें हैं, दोनों ही जो किराने की दुकान है। अब रामलाल के दुकान पर एक्स प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिक रहा है, और जो मतलब समझ लीजिए कि दूध से संबंधित प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिक रहे हैं, और रामलाल की जो श्यामलाल की दुकान है उस पर दूध से संबंधित प्रोडक्ट बहुत कम बिकते हैं। तो स्टेटिक्स के अनुसार स्टेटिक ने अलग अलग आंकड़ा निकाला, और पूरे अगर जयपुर में उसने देखा, पूरे राजस्थान में अगर देखें, अगर या जयपुर क्षेत्र की मान लो उसने देखा, स्टेटिक्स डाटा ने यह बताया कि पूरे जयपुर में सबसे ज्यादा दूध की प्रोडक्ट है वो बिकते हैं, लेकिन रामलाल की दुकान पे तो नहीं बिक रहे हैं। क्यों नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि रामलाल की दुकान के पास क्या है आपके सामने, सॉरी श्यामलाल के पास क्या है, एक डेयरी है, इसलिए वो प्रोडक्ट कम बिक पा रहे हैं। श्यामलाल रामलाल के पास नहीं है, डेयरी नहीं उनके क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। पूरे जयपुर की बात करें तो पूरे जयपुर के अंदर शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, दूध इसलिए प्रोडक्ट इसलिए बिकते हैं क्योंकि वहां पर पशुधन की कमी है। समझ में आ गया आपके सामने। तो पूरे जयपुर में डेयरी प्रोडक्ट तो बिके, लेकिन यहाँ पर श्यामलाल की दुकान पर नहीं बिक रहे हैं। व्यक्ति पूर्वक आपके सामने त्रुटियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देयर इज द लॉट ऑफ द फैक्टर्स दैट आर वर्किंग बिहाइंड एनीथिंग। समझ में आ गया। तो ये सिर्फ आंकड़ों की बात करती है और उसके पीछे होने वाली कुछ गलतियां देखने को मिल जाती हैं।
अगला है आंकड़े पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। आंकड़ों के साथ आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। काफी बार आंकड़े क्या होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं। काफी बार आंकड़े हैं वो पक्षपात होते हैं। क्यों भाई, मान लीजिए कंपनी एक्स ने क्या कराया, सर्वे कराया, है ना, और कंपनी एक्स का क्या था, कंपनी ए थी। कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी एक्स को फंडिंग दी, है ना, तो वो क्या करेगी, जो कंपनी एक्स है, भाई पैसे के लिए सब करते हैं, तो एक्स कंपनी जो सर्वे करेगी वो कंपनी ए के बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े दिखाएगी, है ना, समझ में आ गया, क्योंकि उसने फंडिंग करी उस चीज को। तो ये काफी बार आंकड़े पक्षपातपूर्ण भी हो जाते हैं। सब कुछ संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता, भावनाएं व नैतिकता मूल्य भी होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट के बेचने के पीछे कोई भी कैलकुलेशन होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सामने संख्याओं का ये ज्यादा योगदान नहीं होता है, बल्कि भावनाएं और नैतिक मूल्य भी देखने को मिलते हैं। सांख्यिकी, जनसंख्या और नमूने, स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन एंड सैंपल्स। जनसंख्या की बात करें, अपन जनसंख्या के बारे में समझेंगे। किसी अध्ययन में सम्मिलित समस्त इकाइयों का समूह है, मतलब कोई भी चीज का अध्ययन करो, जैसे आपके स्कूल के अंदर आपने एक जनसंख्या मतलब एक सर्वे करवाया, जिसमें क्या देखा आपने कि आपकी क्लास फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, किसके पिछले साल 80% से ज्यादा नंबर आए थे, कौन किसके कम आए थे, पिछले साल कौन कौन बच्चे फेल हुए, कौन कौन बच्चे पास हुए हैं, कौन कौन किस कौन से क्षेत्र से आता है, कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से आता है, कौन बसों से आता है, कौन पैदल आता है, कौन डे स्कॉलर है, कौन हॉस्टलर है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये आपने पूरी जनसंख्या एक आपने करवाई, पूरी एक सर्वे कराई, तो इसमें क्या है, एक पूरी समस्त इकाई, पूरी की पूरी स्कूल है, उसका क्या हो गया, पूरा का पूरा सर्वे हो गया। समझ में आ गया आपके सामने। इसमें क्या होता है, समस्त इकाई, पूरी यूनिट का, समूह का अपन क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं इसके अंदर। समझ में आ गया। एक विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी अगर अपन कर रहे हैं तो वो सर्वे के अंतर्गत आएगी। सैंपल की बात करें, जनसंख्या का छोटा चुनाव भाग, जैसे आप अब 12th क्लास के स्टूडेंट हो, अब इसमें आपने वो सर्वे करवाया कि पिछली 10th क्लास 11th क्लास में किस बच्चे के 80% से ऊपर आए थे या 50% से कम किसके आए थे, है ना, कितने विद्यार्थी ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन में है ना, कौन सा सेक्शन कंपेरेटिवली ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, कितने में लड़कियां हैं, ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट से कौन से आपके सामने, और ह्यूमनिज्म से, और बाकी के जो आर्ट्स से क्या बोलते हैं उसको, साइंस स्ट्रीम से कौन है, इकोनॉमिक्स स्ट्रीम से कितने विद्यार्थी, सारा आपने सर्वे कराया, उसको क्या बोलेंगे अपन, सैंपल बोलेंगे। समझ में आ गया आपके सामने। एक और उदाहरण से समझाऊंगा। नमूना सर्वेक्षण की बात करें, सस्ता, समय और बचत और व्यवहारिक के लिए नमूना सर्वेक्षण क्या होता है आपके सामने, मतलब आप जनसंख्या नहीं करा के, आप पॉपुलेशन एनालिसिस नहीं करवा के आप सैंपल सर्वे करवाते हो, तो इससे क्या होता है, ये एक छोटा होता है, सस्ता होता है, और आपका समय है वो इस चीज से बच जाता है। समझ में आ गया आपके सामने अच्छे से। जैसे कि आपने क्या किया, जैसे आप खेती करने वाले लगभग विद्यार्थी हो, तो ऐसे समझ लो कि आपने क्या किया, आपके पास आप एक पूरी की पूरी है ना ट्रॉली भर के किसकी लेके चले गए, आपके अनाज था उसकी लेकर चले गए। समझ में आ गया। जैसे उसमें गेहूं भी था, उसमें सरसों भी था, उसमें बाजरा भी था, मतलब सभी अनाज थे। अब क्या क्या, आप मंडी में लेके गए, अब मंडी में जैसे आप पहुंचे, वहां पर उसने जो मंडी वाले ने वहां पे पहुंचकर क्या क्या, जैसे गेहूं का था उसने एक थोड़ा सा निकाल के गेहूं देख लिए, दूसरे से देख लिए, तीसरे से देख लिए, जो जो अनाज वाले थे अलग अलग, गेहूं के अलग, बाजरे के, ऐसे देख लिया, तो वो तो क्या था, सैंपल था। और दूसरा वो क्या कर सकता है, सारे के सारों को अलग करवा दिया, जैसे बाजरे का अलग ढेर लगवा दिया उसने, अलग ढेर लगवा दिया उसने, अलग ढेर लगवा दिया, ऐसे भी कर सकता है। तो वो क्या, पूरा उसके जनसंख्या का वो हिस्सा है। अगले वाला पार्ट है आंकड़ों का वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण करना। तो आंकड़ों को किस तरीके से आप वर्गीकरण करते हो उसके बारे में अपन देखेंगे। पहला वर्गीकरण की बात करें, आंकड़ों को समान लक्षणों के आधार पर सम्मिलित करना। तो आंकड़ों को अगर आप सेम जो लक्षण होते हैं सेम सैंपल सर्वे में रखकर, उसी को क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अब आपको जैसे कि आपके अंदर कितने विद्यार्थियों की 80 से लेकर 90 के बीच में है, एक क्राइटेरिया बना दिया, और उसमें क्या लगभग 100 बच्चे आ गए, तो उसी को क्या बोल सकेंगे अपन, उसी को वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के नाम से जाने जाएंगे। क्लासिफिकेशन को ऐसे सुन लो, 80 से 90 वाले, लड़कियां, लड़के, है ना, आर्ट्स वाले स्टूडेंट, तो ये सारा क्या क्लासिफिकेशन है, सारी सारी चीजें। नियम के बाद क्या करें, परस्पर बहिष्कृत वर्ग होंगे, संपूर्ण व स्पष्ट वर्गीकरण, मतलब सबसे पहला क्या है, परस्पर बहिष्कृत वर्ग अलग अलग होंगे। जैसे पहले लड़कियों का ग्रुप बनेगा तो दूसरा लड़कों का ग्रुप बनेगा। समझ में आ गया। तो दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट हैं,
है ना। लड़कियों की अलग मतलब लड़कियां हैं उनके लिए अलग ग्रुप है, लड़कों का अलग ग्रुप है, फेल होने वाले बच्चों का अलग ग्रुप है, पास होने वाले का अलग ग्रुप है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से बहिष्कृत वर्ग है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है किसी भी प्रकार से। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला क्या, संपूर्ण और स्पष्ट वर्गीकरण। वर्गीकरण करो, क्लासिफिकेशन करो तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, पढ़ने वाले इंसान को समझ में आना चाहिए। अब आपने पूरा सैंपल सर्वे करवा लिया जिसमें पता ही नहीं चल पा रहा है, समझ। जैसे सैंपल सर्वे बताऊं आपके सामने, आपने क्या किया, आपने क्या 50% से लेकर आपके सामने 90 मतलब ऊपर जितने भी बच्चे हैं और 50% से नीचे बच्चे, समझ में आ गया। और आपने टीचर को दे दिया, सर ये लो, आप इसमें से आप समझ लो कौन इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन मेरिट में आ सकता है, कौन आपके सामने फेल हो सकता है। तो 50% से नीचे वाले विद्यार्थियों की तो आप ज्यादा केयर कर सकते हो, लेकिन कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन मेरिट में आ सकता है, कौन कमा सकता है, उसके बारे में आपको इस बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसी तरीके से आपने ऐसे करा दिया 80 से 90% किसके हैं, 60 से 70 किसके हैं, 80 से 90 के बीच में कौन है, तो इससे क्या हो जाएगा, हर बच्चे का आपके पास आंकड़ा आ जाएगा, क्लासिफाइड आंकड़ा है, आपको उसी तरीके से उसकी पैम्परिंग करोगे, उसी तरीके से उसकी कैटरिंग करोगे। समझ में आ गया। तो आंकड़ा जब भी आप तैयार करो, सैंपल सर्वे बनाओ, तो बहुत ही ज्यादा क्या स्पष्ट होना चाहिए, क्लासिफाइड होना चाहिए। समान वर्ग अंतराल, और जो अंतराल है वो भी देखने को मिलना चाहिए, जैसे 80 से 90 का, 70 से 80, 60 से 50, इस तरीके से। ऐसे नहीं आपने क्या क्या 90 से 80 का रख लिया, दूसरा 85 से लेकर 90 का रख लिया, फिर क्या क्या 78 से लेकर आपके सामने 85 का रख लिया, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाएंगे। तो आप जब वर्गों का अंतराल करो तो एकदम फिक्स करके रखना है। आधार की बात करें, किस आधार पे चीजें बनाई जाती हैं, पहले क्या होती है, क्वालिटेटिव, कोई इंसान में कौन सी कैसी क्वालिटियां हैं, जैसे कि कौन इंसान इंटेलिजेंट है, कौन इंसान थोड़ा कमजोर है, क्वालिटेटिव हो गया। मात्रात्मक, क्वांटिटिव, कि एक क्लास में कितने मात्रा में बच्चे हैं, कितने लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है। कलात्मक, क्रोनोलॉजी, कितनी उम्र है, 15 साल है, 16 साल के कितने बच्चे हैं, 14 साल के कितने बच्चे हैं, तो ये सब क्या है, क्रोनोलॉजिकल। भौगोलिक क्षेत्र, कि कौन ग्रामीण क्षेत्र से आता है, कौन शहरी क्षेत्र से आता है, कौन कौन से क्षेत्र से आता है। तो यह आपके सामने कुछ आप आधार रख सकते हो जब किसी भी आंकड़े का निर्माण करो तब। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी वर्ग या श्रेणी में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या को दर्शाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखाता है, कोई भी श्रेणी है या कोई भी वर्ग है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस चीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले है टेबुलर, आप कोई भी टेबल बनाई, सबसे आसान तरीका क्या होता है, अपन टेबल बना के डाटा को दिखाते हैं ना, कैसे, जैसे दिखाया क्लास 10th में आपके सामने 90% वाले बच्चे, तो इसमें पूरा दिखा दिया। यहाँ पर आपने क्या किया, क्लास 11th और क्लास 12th लिख दिया, तो यहाँ पर 90 पे 10 बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे 11, यहाँ पर 12, 80 वाले 15, 16, 17, समझ आ, इस तरीके से आप टेबल में बनाकर चीजों को समझा सकते हो। समझ में आ गया। फिर क्या है, डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक क्या होता है, आपने जब क्रिकेट वगैरह देखते हो तो वहां पर क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं ना ऐसे आरेख कि पहले ओवर में इतने रन बने, फिर इस तरीके से आंकड़ा बढ़ता चला गया। ये क्या होता है, डायग्रामेटिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं, बार आरेख, वर्त आरेख व पाई चार्ट वगैरह बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, अपने आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। अगला है ग्राफ ही, जिसमें क्या होता है, रेखा ग्राफ, आवर्ती व बहुभुज हिस्टोग्राम है वो देखने को मिलता है। तो ग्राफ के द्वारा भी आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हो, इससे चीजें इजी रहती हैं। अगले वाला पॉइंट है आरेख और ग्राफ में अंतर। तो आरेख क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होते हैं। पहले अपन आरेख की बात करें, आरेख कैसे होते हैं, जटिल जटिल सरल व आकर्षण। तो डायग्राम, अगर आप कोई भी चीज बनाते हो, कोई भी चीज का डायग्राम बनाने हो, उसको समझने में आपका क्या हो सकता है, काफी बार वो बहुत सरल भी हो सकते हैं और अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। समझ में आ गया। अब ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जैसे आपने ऐसा निर्माण किया गया है, वो क्या होंगे, वो अपेक्षाकृत जटिल। अब एक बात बताओ, आपने किसी की पेंटिंग किसी को दिखाई, बहुत आराम से कोई समझ सकता है। आप अपने पिताजी को या अपने घर में कम पढ़े लिखे व्यक्ति को आप क्या कर सकते, पिताजी नहीं कोई भी हो सकता है वो आपके घर में, उसको आपने क्या किया, एक ग्राफ सामने रख दिया, नहीं समझ पाएंगे किस चीज का है। तो यही क्या है, ग्राफ हमेशा अपेक्षाकृत क्या होता है, जटिल होता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, डायग्राम क्या होता है, उद्देश्य सामान्य प्रस्तुति, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव। जैसे आपको भगवान श्री कृष्ण की अगर मूर्ति को देखना है, उसकी उनकी प्रतिमा को देखना है, तो उनके चित्र को प्रस्तुत किया, तो आपको क्या, सामान्य हर व्यक्ति उसको समझ गया। अच्छा, ग्राफ का क्या क्या उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक व विश्लेषण के लिए। तो आपने कभी भक्ति के लिए तो कभी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं देखा होगा, है ना, और कोई क्षेत्र में भी नहीं देखा होगा। तो जहां पर वैज्ञानिक ढंग से चीजों को विश्लेषण किया जाता है, वहीं पर ग्राफ का उपयोग होता है।
आरेख आधार आरेख की बात करें, शुद्धता कम, तो जो डायग्राम वगैरह होते हैं उनमें आपको एक्यूरेसी कम मिलेगी, और ग्राफ का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर शुद्धता अधिक देखने को मिले। अब जो डायग्राम होते हैं उसमें क्या होता है, बार हो गया, पाई पाई चार्ट हो गया, ये इनके अंदर आते हैं, समझ आ गया। जो ऐसे वाले दिखाए जाते हैं ना, जिसके अंदर 80%, 40%, 50%, 60% है, वो दिखाई देते हैं। तो इनके अंदर डाटा है वो क्या होता है, वो फिक्स नहीं आ पाता है, काफी बार जो पॉइंट में डाटा है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया आपके सामने। तो जो डायग्रामेटिक होते हैं वो देखने में आकर्षक होते हैं, हर व्यक्ति समझ सकता है उनको, लेकिन वहां पर डाटा की क्या होती है, आपके सामने एरर देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। अब संक्षिप्त फ्लो चार्ट की बात करें, ये तो खैर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपके सामने केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ, आंकड़े के समूह में किसी केंद्रीय विद्युतता का प्रतिनिधित्व मान निकालना। केंद्रीय प्रवृत्ति की बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, कोई भी आंकड़ा व समूह होता है उसके केंद्र को पहचानना। केंद्र को पहचानना जैसे कि आपके अंदर क्या क्या, आपकी कक्षा में कुल मतलब किसी बच्चे के 50 नंबर आते, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, इस तरीके से पूरा आपने आंकड़ा था, और उसमें आपसे पूछा किसी बच्चे ने कि आपका ऐसे बताओ कि कुल मतलब एक एवरेज सा बता दो कि काफी आपकी जो इस बच्चे इस कक्षा के बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी कक्षा के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, सभी बच्चों के नंबरों को रखा, समझ में आ गया, उनका सम किया, और कितने बच्चे थे उनसे डिवाइड करके आपने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। इससे क्या पता चल गया, अब कक्षा जो आपके सामने कक्षा जो 10th का सेक्शन ए था उसका एवरेज आ रहा था कितना, आपके सामने लगभग 80%। कक्षा आपने जो सेक्शन बी था उसका लगभग 75 देखने को मिला, कक्षा जो आपके सामने सेक्शन सी है उसका कितना 70 देखने को मिला। तो इससे क्या पता चल गया, एवरेज निकल गया, और ये पता चल गया उनका जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंस है। इसी को क्या बोला जाता है, कोई भी आंकड़े का केंद्र बिंदु निकालना या प्रतिनिधित्व मान निकालना, इसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाना जाता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज निकालने के उद्देश्य क्या होते हैं, क्या होते हैं, बड़े आंकड़े को सरलीकरण कर लिया। अब आपकी कक्षा में पूरे 50 बच्चे थे, सबके अलग अलग मार्क्स आ रहे थे, समझना काफी कठिन था, एवरेज निकाला, तुरंत पकड़ में आ गया आपके बच्चे कक्षा के इतने इंटेलिजेंट, समझ में आ गया। तो बड़े बड़े आंकड़ों को बहुत ही आसानी से स्पष्ट भाषा में चीजों को समझा देना क्या कहा जाता है आपके सामने, एवरेज की एक उद्देश्य होता है। अलग है तुलना, कंपैरिजन करना आसान बनाना। अब मैंने बताया सेक्शन ए में 80% बच्चों का एवरेज मार्क्स था, सेक्शन बी का 75 से देख रहा था, और उसका सेक्शन सी का 70 था। अब आपको पता चल गया ना लगभग कि कितना जो बच्चों के जो एजुकेशन जो IQ लेवल जो क्या बोल रहे हैं मार्क्स में इतना इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये कंपैरिजन करना कंपैरेटिवली इजी रहता है कि कौन से सेक्शन के बच्चे इंटेलिजेंट है, कौन से के कम है, कोई भी आंकड़ा हो, जटिल से जटिल आंकड़ा, और वही अगर आपके सामने सारे मार्क्स रख देते तो आप इजीली पकड़ नहीं पाते इस चीज को। तो यही है, चीजों को कंपेयर करना ज्यादा आसान होता है। अगला क्या है, निर्णय लेने, डिसीजन लेने में सहाय करना। अब आपको इस चीज से डिसीजन, अब आपके एवरेज निकाल लिया, अब आपको ये पता चल गया कि जो किस कक्षा के बच्चे को किस तरीके से तैयारी करानी है, कौन से टीचर को कहां पर भेजना है। जैसे सेक्शन ए में आपने क्या किया, अपने बेस्ट फैकल्टी को भेज दिया, या फिर जो ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा मतलब उनके साथ इंटरेक्शन, उनको भेज दिया। समझ में आ गया आपने। सेक्शन बी के हिसाब से अलग फैकल्टी को भेजा, तो आपने जैसे उनका सेक्शन बी है, उनका मैथ कमजोर है, तो आपने मैथ की बेस्ट फैकल्टी कहां पर भेजी, सेक्शन बी में भेजी। समझ आ गया, आपने निकाला एवरेज करके कि मैथ में सेक्शन बी के स्टूडेंट कमजोर हैं, तो आपकी बेस्ट फैकल्टी को सेक्शन बी में भेज दिया। सेक्शन ए वालों को हिंदी में दिक्कत आ रही थी तो हिंदी की बेस्ट फैकल्टी भेज दी। तो यही है, आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग में आपको चीजें आसान हो जाती है इस प्रकार के आंकड़े के सामने। अगला क्या, आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करना, आंकड़ों को समझना, आंकड़ों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ, सारी कक्षा के नंबर का एवरेज 80% था, मतलब लगभग 80% तो लगभग बच्चा कक्षा में प्राप्त कर ही रहा है। समझ, इससे कुछ ऊपर है, कुछ इससे नीचे, लेकिन लगभग बच्चे इसके आसपास आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या करता है, एवरेज जितने भी आंकड़े होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है, उसको आपके सामने दिखाने का कार्य करता है। अगला है एक अच्छे औसत की आवश्यकताएं। तो एक अच्छा जो औसत, एक अच्छा एवरेज होता है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती है, सरल व समझने योग्य, वो कैसा होता है, इजी रहता है। एक अच्छा एवरेज निकाला, एक आपने एवरेज निकाला 80% के आपने अप्रोक्स दे दिया, समझ में आ गया। एक आपने लिखा 79.9654,
है वही चीज 80%, लेकिन देखने वाले को समझ में अगर ऑब्वियसली बात है स्कूल के बच्चे स्कूल में है तो टीचर वगैरह समझ देते हैं, लेकिन एक गांव के एक आम व्यक्ति के बारे में समझिए जो कम पढ़ा लिखा है, उसके लिए आंकड़ा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। है 80% के अप्रोक्स, लेकिन ये आंकड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आंकड़ों को सरल व समझने योग्य बनाओ, ऐसा आंकड़ा बनाओ जो हर व्यक्ति समझ सके। अगला है पूरे आंकड़े का सही प्रतिनिधित्व करना, और ऐसे एवरेज निकालो उसमें कोई भी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, आपके सामने वो ऐसा हो कि जिसमें सारा का सारा आंकड़ा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगला है आसानी से गणना योग्य, ऐसा आंकड़ा का निर्माण करना जिसकी गणना उसको आसानी से समझा जा सके, उसको आसानी से कैलकुलेशन की जा सके। अगला क्या है, अत्यधिक मानो एक्सट्रीम वैल्यू से कम प्रभावित होना, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उससे इन सब चीजों को क्या किया जाता है, कम प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। अगला है गणितीय रूपों में उपयोगी होना, साथ ही साथ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में जो ये सब चीजें हैं वो क्या होती हैं, उपयोगी कम होती हैं। अब ये आपके सामने मैंने सारी चीजें समझा दी अच्छी से, कहाँ कहाँ पर इन सब चीजों का जो उपयोगिता है, कहाँ कहाँ पर क्या होती है। जो सबसे ज्यादा उपयोगी गणित में है, मान लो एक्सट्रीम वैल्यू से इसका फर्क नहीं पड़ता कि किसी बच्चे के 99 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, तो उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको बीच का बता देगा कि भाई 80% एवरेज है, इस चीज का आसानी से समझा जा सकता है एवरेज को। अब अपन देखेंगे औसत के प्रकार कितने होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के मीन निकलते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है आपका, अर्थमेटिक मीन। कौन सा होता है, एएम। समझ, सबसे प्रचलित आपको औसत निकालने का जो तरीका होता है उसी को क्या बोला जाता है, अर्थमेटिकल मीन के नाम से जाना जाता है, सरल व गणित के उपयोग में उपयोग किया जाता है। तो अर्थमेटिकल मीन का तो यही अर्थ है कि सारे आंकड़े को जोड़ो, अपॉन से संख्या से आपको डिवाइड कर दिया जाता है। समझ में आ गया उसको, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित भी और सबसे सरल भी है। अगला क्या है, गुणोत्तर। गुणोत्तर मध्य, नाम से पता चल गया, कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लेटिव आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया। प्रतिशत, कैसे, पहले साल आपके सामने 10% कोई चीज थी, है ना, फिर 20% उसमें वृद्धि देखने को मिली, फिर 30% वृद्धि देखने को मिली। तो जो वृद्धि दर होती है, इन सब चीजों को समझने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, गुणोत्तर, ज्योमेट्रिकल मीन का उपयोग में लिया जाता है। अनुपाती चीज में कितनी चीजों की वृद्धि हो रही है, इन सब चीजों को कैलकुलेट करने में आपको किसका उपयोग करते हो, गुणोत्तर माध्य का उपयोग में लिया जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, हरात्मक माध्य की, जो आपके सामने हार्मोनिकल मीन की बात करें, गति दर व समय से जुड़े आंकड़ों का उपयोग में लेना। तो कितनी गति से कोई कार्य हो रहा है, कितनी दर से, कितनी रेट से, और समय से जुड़े हुए सारे आंकड़ों को उपयोग में लेने को क्या कहा जाता है, हरात्मक माध्यम के नाम से, माध्य के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया, कितनी स्पीड से, कोई कितनी रेट से, कितने जो टाइम है उसके हिसाब से जो चीजें जुड़ती हैं उसी को क्या कहा जाता है, हरात्मक माध्य के नाम से जानते हैं। पोजीशंस, स्थानिक औसत की बात करें, स्थानिक औसत क्या होता है आपके सामने, मध्यक। मध्यक क्या होता है, व्यवस्थित आंकड़ों के बीच का मान। मीडियम आपके सामने क्या होगी, जो जितने भी आंकड़े होते हैं व्यवस्थित आंकड़ों के बीच का जो मान होता है उसको मीडियम बोला जाता है। मीडियम क्या होगा आपके सामने, जैसे कि 10 आंकड़े दे रखे हैं आपके सामने, है ना, उसका बीच का कौन सा है, मतलब 10 आंकड़ों में 10, उसको निकालने के तरीके आपके सामने क्या होते हैं, और संख्या है उसका मीडियम कैसे निकालते हैं अपन, n+1/2। समझ में आ गया, मतलब 10 आंकड़े थे तो कैसे, 11 आंकड़े थे तो 11 + 1 अपन में 2, तो कौन सा आ गया, 6 आ गया। तो सारी संख्याओं में जो 6वां आंकड़ा है वो उसका मीडियन हो गया। समझ में आ गया। अगला वाला पॉइंट है इवन संख्याओं का। इवन संख्या का कैसे निकलेगा, जैसे n संख्या है तो n/2 + n+1/2, इन दोनों का अपन बीच का निकालते हैं। जैसे क्या हो गई आपके सामने, जो पांचवी संख्या और छठी संख्या, इसका जो बीच का होगा 5.5 है, वो क्या निकलता है, इसका मीडियन है, वो निकल कर आता है। अगले वाले बात करें बहुलक, मोड की, आंकड़ों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाला मान। मोड कितना हो गया, जैसे अपन आंकड़े रखते हैं ना, कि जैसे एक दुकान है उसमें क्या है, 2 रुपए वाली चॉकलेट, कौन सी चॉकलेट बिकी, है ना, उसका आंकड़ा है। तो जैसे समझ लो 2 रुपए वाली, 1 रुपए वाली बिक गई, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 2 वाली, 2 वाली, 1 वाली, 5 वाली, फिर 10 वाली बिकी, फिर 20 वाली बिक गई, फिर 50 वाली बिकी, फिर 2 वाली, फिर 2 वाली, फिर 2 वाली। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, 2 वाला जो आपके सामने सबसे ज्यादा चॉकलेट बिक रही है, तो ये क्या हो गया, उस आंकड़े का मोड हो गया। समझ में आ गया। तो जो आंकड़ा सर्वाधिक बार उपयोग होता है उसी को क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है। बाजार में खुदरा मूल्यों का अध्ययन उपयोगी, तो इसका सबसे ज्यादा किस में उपयोग किया जाता है, मैं बता रहा था आपको, इस चीज को समझने में कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सी चीजें ज्यादा बिक रही हैं, इन सब चीजों को निकालने में किसका उपयोग किया जाता है, मोड का उपयोग में लिया जाता है।
एप्लीकेशन के उपयोग करें, कहाँ कहाँ पर चीजों का उपयोग किया जाता है। पहला है व्यापार व उद्योग में औसत मूल्य व उत्पादन स्तर का समझने में आप किसका उपयोग करते हो, आप औसत का या एवरेज का उपयोग में लेते हो। तो व्यापार हो गया, वहां पर कितना कोई एवरेज कितना निकल रहा है, कितने रुपए की आप क्वांटिटी को बेच रहे हो, कितना, जैसे स्कूल में कितना बच्चों का, कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, कौन से किस उम्र के, इनकी सबका एवरेज निकालने का, उत्पादन स्तर निकालने का आप क्या होता है, आपका एवरेज में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, शिक्षा, विद्यार्थियों के औसत अंक, कौन शिक्षा में किसका उपयोग होगा कि जो विद्यार्थी हैं उनके औसत अंक कितने बैठ रहे हैं, इन सब चीजों को निकालने के लिए क्या होता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार के अनुप्रयोगों का उपयोग में लिया जाता है। स्वास्थ्य की बात करें अपन, औसत आयु, रोग व औसत का प्रसार करना, मतलब स्वास्थ्य में क्या होती है, कितने जो लोगों की औसत आयु कितनी थी, रोगी लोगों की औसत आयु कितनी थी, कौन से एवरेज 40 साल वाले ज्यादा बीमार हो रहे हैं, जैसे हार्ट से संबंधित जो डिजीज है वो 50 साल वालों से ज्यादा देखने को मिल रही है, रोग का कौन सा रोग है वो ज्यादा विस्तारित हो रहा है, इन सब चीजों को समझने में अपन क्या करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को समझने में अपन इसका उपयोग लेते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स में कितनी आय है, कितना उपयोग है, कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन की प्रवृत्ति क्या है, इन सब चीजों को समझने में भी अपन उपयोग में लिया जाता है। अर्थशास्त्र में कहाँ का उपयोग होता है, कितना पैसा आया, जैसे आपकी दुकान थी उसमें कितना पैसा आया, कितना प्रोडक्ट, कितना पैसे को खर्च किया, कौन सा प्रोडक्ट है वो आपने बनाया, इन सब चीजों को समझने के लिए कहाँ पर होते हैं, अर्थशास्त्र में आपके सामने जो एवरेज है उसके मान का उपयोग में लिया जाता है। अब आपके सामने अपन बात करें इसकी लिमिटेशन क्या होती है, एवरेज निकालने की क्या क्या लिमिटेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले औसत हमेशा सटीक प्रतिनिधित्व नहीं होता। अब मैंने बताया कि जो आंकड़ा है उसमें जैसे आ गया आपके सामने 79.69 दे रखा आपने, है ना, तो अब आपको इसको अप्रोक्स करके 80 लिख दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसमें डिफरेंस है ना, कहीं ना कहीं तो एरर है, या काफी बार आप क्या होता है 79.695432 ऐसा कुछ आंकड़ा है, लेकिन आपने क्या किया उसको अप्रोक्स 7 लिख दिया, 79.7 लिख दिया, तो यहाँ पर भी क्या है कुछ ना कुछ एरर देखने को मिल रहा है। तो यही है, हमेशा जो औसत है वो हमेशा क्या सटीक रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, सटीकता से चीजों को बताता नहीं है, कुछ ना कुछ एरर उसमें भी देखने को मिलते हैं। अगले वाला क्या, चरम मान से प्रभावित होकर, तो इसमें हमेशा क्या होता है एम, खास करके जो अर्थमेटिकल मीन होता है, यहाँ पर क्या होता है 10 वाली चीज बिक रही थी प्लस 1 वाली बिक रही थी, समझ में आगा, 10 से लेकर सारी बिक रही थी, लेकिन जो 10 वाली चीज है उसका क्या होगा, उसका डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है, चरम वाली सीमाएं होती हैं, चरम वाले आंकड़ों की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है आपके सामने, जो खास करके जो एम होता है अर्थमेटिकल मीन होता है उसमें, समझ में आ गए, आपके सामने जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, जो ज्यादा अमाउंट वाली वैल्यू होती है उसकी तरफ इसका ज्यादा तरफ क्या देखने को मिलता है, झुकाव देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है केवल संख्यात्मक आंकड़ों में उपयोग, और इसका उपयोग कहां पर देखने को मिलता है, जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं उसमें इसका ज्यादातर उपयोग देखने को मिलता है। अगला है औसत निकालने पर वास्तविक डेटा की वास्तविकता छिप जाती है, और जब आप काफी बार औसत निकालते हो, एवरेज निकालते हो, तो जो आपका जो रियल डाटा होता है उसकी जो आपके सामने जो वास्तविकता होती है, विविधता होती है, समझ में आ गया, मतलब कि काफी बच्चा है जो स्कूल में बच्चा है उसके 30% भी नंबर आ रहे हैं, किसी के 40 भी आ रहे हैं, किसी के 50 भी आ रहे हैं, है ना, किसी के 55 51 52 ऐसे भी आ रहे हैं, 80 81 82 92 92 93 ये भी देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपने तो 80 को तो समझ लिया, लेकिन पीछे आके पीछे के जो आंकड़े होते हैं उनमें कौन सी ज्यादा चीजें देखने को मिल रही हैं, वो क्या हो जाती हैं, छिप जाती हैं, उसके बारे में अपने को पता नहीं चल पाता है। तो और भी कुछ अगर समझ सकते थे अपन आंकड़ों को उस चीज के माध्यम से, वो नहीं समझ पाते आप। तो आपके सामने जो पूरा का पूरा है मैंने समझा दिया है। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। अब बढ़ेंगे अपन जो यूनिट नंबर 3 है उसके संबंधित। तो इसमें जो पहला पर्सन है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, प्रसारण के जो उपयोग होते हैं उससे संबंधित समझने का प्रयोग करेंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करें, इसमें क्या होता है, किसी डाटा सेट के आंकड़े के फैलाव विविधता को मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, कोई भी आंकड़ा है उसका कितना फैलाव, उसमें कितनी विविधता थी। एवरेज में क्या समझा, संगठित आंकड़े को, मतलब क्लास में बच्चे कितने आ रहे हैं, 80% वाले बच्चे कितने हैं, लेकिन अब एक एक करके अपन डाटा को समझ रहे हैं, 50% किसे 60% में कितने रेंज है, 51 कितने आ रहे हैं, 52 कितने बच्चों के आ रहे हैं, 53 कितने बच्चों के आ रहे हैं। तो इन सब चीजों के जो आंकड़े होते हैं उसकी विविधताओं को समझने का प्रयास करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के नाम से जाना जाता है। और ये चीज हमें बताती है कि जो औसत है मीन और मीडियन के चारों ओर कितने फैले हुए हैं। तो यही पता चलता है इससे, जो आपके सामने डिस्पर्सन से कि आंकड़े हैं वो मीन और मीडियन के चारों ओर उसके आसपास कितने आंकड़े और दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, आंकड़ों की विविधता को जानना। जो आंकड़े होते हैं उसमें जो अलग अलग प्रकार की जो विविधताएं देखने को मिल रही हैं, अलग अलग प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, अपन इसको समझते हैं अच्छे से।
समझ में आ गया। जैसे 50% से ऊपर के कितने बच्चे हैं, उसमें लड़के कितने हैं, उसमें लड़कियां कितनी हैं, है ना, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन शहरी क्षेत्र से, कौन ग्रामीण क्षेत्र, संपूर्ण आंकड़े की एकदम पूरी डाइवर्सिटी अंदर तक चले गए, गहराई से आप चीजों को समझ रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के नाम से जाना जाता है। डाटा के स्थायित्व और विश्वसनीयता का आकलन करना, तो डाटा है वो कितना स्थायित्व है, कितना स्टैटिक्स है और उसका कितना रिलेटिवली ट्रस्टेबल है। मतलब इससे क्या होता है, डाटा की हर चीज को पता चल जाता है। समझ में आ गया कि जैसे एक गांव है, कोई मान लीजिए आपका कोई वाई बी नाम बीयू नाम का कोई गांव है। अब बीयू गांव के से आपके सामने 10th क्लास के 10 बच्चे आते थे, तो 10 के 10 बच्चों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, कौन लड़का है कौन लड़की है। समझ में आ गया, इतना आप डिटेल में चीजों को समझ पा रहे हो, तो आप क्या है उसी को डिस्पर्जन कहा जाता है और आपको हर चीज पता चल जाती है, इसलिए आंकड़ा सटीक रहता है और आंकड़े में विश्वसनीयता भी होती है। समझ में आ गया आपके सामने। तुलना करने में आसानी, तो डाटा इतना थोड़ा मतलब डिटेल्ड में होगा तो आसानी भी होती है और दो डाटा सेट में फैलाव की तुलना कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, आप डाटा फर्स्ट को रखा आपने, फिर डाटा सेकंड को रखा, दोनों को कंपैरिजन करके आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया। तो यही है, तुलना करने में आसानी रहती है और दो सेट के जो डाटा होते हैं उसके फैलाव की भी तुलना आप आराम से कर लेते हो। महत्व की बात करें, ये औसत के अकेले माप से ज्यादा जानकारी देता है। तो औसत होता है जो आपके सामने एवरेज होता है, उसमें जो आपके सामने अकेले माप जो सिंगल, उसमें जो आपके सामने एक डाटा पता चल जाता है, ये औसत के अकेले माप के बारे में ज्यादा जानकारी, मतलब औसत का जो माप होता है उसके बारे में ज्यादा जानकारी देने का कार्य करता है। अगला क्या है, निर्णय और भविष्यवाणी के लिए जरूरी, और ये क्या करता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग में, कोई भी आपके सामने जो भविष्यवाणी होती है, कोई भी आप जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो आप किसी भी चीज के बारे में, उसके बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला है अलग अलग क्षेत्र हो गए, जैसे अर्थशास्त्र, बिजनेस, समाजशास्त्र आदि के लिए उपयोगी। तो ये हर क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर इकोनॉमिक्स को समझते हो, बिजनेस और साथ के साथ आपने सोशियोलॉजी को समझ लिया जाता है। तो अलग अलग जितने भी क्षेत्र होते हैं उसके बारे में समझने के लिए चीजें बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। अर्थशास्त्र, बिजनेस और समाजशास्त्र से आदि के लिए सभी चीजों के लिए चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगले वाले की बात करें आपके सामने, एक अच्छे उपाय की विशेषता कहती है रिक्विजिटिव ऑफ टू मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन के बारे में समझने के लिए क्या जरूरी होता है, सरल और समझने में आसान। तो कोई भी आंकड़ा जो कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटिव आंकड़ा है, उसको एक कैलकुलेटिव ढंग से अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसको समझने में आसानी हो जाती है। समझ में आ गया, किस क्षेत्र के कितने लोग थे, कहाँ क्या था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से अपन समझा सकते हैं। सभी डाटा को ध्यान में ले, तो आपको अगर आप अच्छे से क्या है किस तरीके से उपयोग करना है कि सारे डाटा है उसको अच्छे से ध्यान से उपयोग में लेना है। मापन के लिए सार्थक हो, तो आप किसी भी चीज को समझो तो वो क्या आपके सामने मापन के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या हो, जरूरी हो, समझने के लिए आसान हो। इकाई में होना चाहिए या तुलनात्मक होना चाहिए, तो यूनिट वाइज होना चाहिए चीजें और कंपेरेटिवली भी होनी चाहिए। समझ आएगा कि कैसे यूनिट वाइज चीजें हैं और तुलनात्मक ढंग से आप कैसे उन चीजों को समझ सकते हो। तो आपके सामने तीनों चीजें होनी चाहिए, डाटा सरल होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए, सभी डाटा को आपको अच्छे से ध्यान में लेना है, कोई भी आंकड़े को छोड़ना नहीं है। जो आपके सामने इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सारा जो डाटा है उसको आप अपने जो अच्छे से समझो और उनको अपने समझना है। अगला है कि मापन के लिए सार्थक हो, आप कोई भी चीजों को जब समझ रहे हो तो मापन के लिए वो चीजें क्या है, बहुत ही ज्यादा सार्थक होती हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, इकाई में होना चाहिए वो तुलनात्मक में होना चाहिए, और चीजों को जब समझाओ तो वो कैसी होनी चाहिए, यूनिट वाइज होनी चाहिए, और आप उनको क्या कर सकते हो, उनको आप कंपैरिजन भी कर सको, उनको कैलकुलेशन भी कर सको, इस फॉर्म में भी होनी चाहिए। तो यूनिट वाइज होनी चाहिए और आपको उनको कंपेरिजन कर सको, ये चीजें भी होनी चाहिए। तो यही है आपके सामने, जो यूनिट वाइज होनी चाहिए और तुलनात्मक होनी चाहिए, ये दोनों के गुण है वो इसके अंदर होने चाहिए बहुत ज्यादा अच्छे से। पांच वाले पॉइंट की बात करें, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर, सापेक्ष और वास्तविक उपाय की बात करें, सापेक्ष और वास्तविक उपाय की बात करें तो सबसे पहला एब्सोल्यूट मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है सापेक्षित, आपके सामने जो आंकड़ों को समझा जाता है वो क्या होता है, सीधा डाटा या इकाई में फैलाव दिखाते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर होते हैं वो किस चीज को दिखाते हैं कि आपके सामने जो सीधा डाटा क्या है, जैसे कि कक्षा में 50% कितने हैं, 60 कितने हैं, 70 क्या है, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है। समझ आ गया, जिसमें सीधा दिखा रहा है आपके सामने लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी, ये क्या एब्सोल्यूट मेजर है। रिलेटिव मेजर क्या है, औसत का फैलाव अन्य मापों से तुलना करना। जैसे आपने क्या दिखाया कि कक्षा एक्स जो सेक्शन ए है, 10th क्लास का जो सेक्शन ए है, उसमें लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है, 70% है।
सेक्शन बी की लड़कियों का एवरेज कितना 80% है। समझ में आ गया। सेक्शन ए की जो मैथ में जो लड़के हैं उनके जो एवरेज है वो आपके सामने कितना देखने को मिल रहा है 65 देखने को मिल रहा है। वही सेक्शन बी की जो लड़के हैं उनका कितना देखने को मिल रहा है 72 मैथ में एवरेज देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया। तो ये एक एग्जांपल है। ये कैसा आपके सामने रिलेटिव मेजर है, जो मैंने उदाहरण देके बताया ना, ये रिलेटिव मेजर है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, जो डाटा है उसको फैला रखा है और उसको अन्य डाटाओं के मामले में आप क्या कर रहे हो, तुलना करके चीजों को समझ रहे हो, जैसे प्रतिशत या अनुपात में दिखाते हैं। तो एब्सोल्यूट व रिलेटिव मेजर वही होते हैं जिनको आप, जो कोई भी डाटा होती है उसको आप दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हो और उसको आप प्रतिशत परसेंटेज व रेशियो के अंदर दिखाते हो। समझ में आ गया। दो प्रकार का एब्सोल्यूट मेजर, आपने सीधा सीधा बता दिया कि ये चीज इतनी इतनी है, लेकिन उसी चीज को कंपेरेटिव कंपैरिजन करके बताया तो उसको क्या कहा गया, रिलेटिव मेजर के नाम से जाना गया। अगले वाला पॉइंट है टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, प्रसार के प्रकार। प्रसार के प्रकार कितने होते हैं आपके सामने। सबसे पहले बात करें रेंज की, तो रेंज होता है अलग अलग प्रकार का, मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। तो रेंज जो आपके सामने होती क्या है, कोई भी आंकड़ा आपने बार ग्राफ सोल्व किया होगा, मीन मोड मीडियन के आपने सोल्व किया होगा, तो उसमें आप देखते हो कि जैसे कक्षा एक्स में 40 से 50% के बच्चे कितने हैं, 50 से 60% के बच्चे कितने, तो इसमें यहाँ पर रेंज क्या है, 40 वाले जो रेंज है और 50 वाले रेंज, इस दोनों का डिफरेंस है 10 है, वही क्या कहलाता है आपके सामने, रेंज कहलाता है। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से। या फिर ऐसे समझ लो, आपने एक डाटा सेट लिया, 65% से 70% के बच्चे, 70 से 75 के बच्चे, तो इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम 70 मिनिमम 65, माइनस किया तो कितना है 5, तो इस जो डाटा उसका रेंज कितना है 5, इसका रेंज है। रिमार्क क्या होगा, सरल व अत्यधिक संवेदनशील, तो ये डाटा जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है ये इजी होगा और आपके सामने हाईली सेंसिटिव देखने को मिलता है। अगले वाला क्या, क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थ विचलन की बात करें आपके सामने, जो Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2, मतलब क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो थर्ड वाला और फर्स्ट वाले का जो आपको डिफरेंस करके अपन 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या दिखाई देख रहा है आपको, चतुर्थीय विचलन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मध्य के जो आपके सामने जो मीडियन होता है उसके जो 50% डाटा का फैलाव देखने को मिलता है, मतलब लगभग डाटा है वो इसी के आसपास, जो फोर्थ क्वार्टाइल होता है, फोर्थ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, उसके पास आपको आसपास देखने को मिलता है। मीन डेविएशन क्या होता है, औसत विचलन क्या होता है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, जैसे आपके पास आपने पूरे दिन में 3 टॉफियां बेची, 5 वाली, 10 वाली और आपने एक और 5 वाली बेच दी। समझ में आ गया, है ना। तो अब आपने क्या किया, 5 + 10 + 5 अपॉन में 3 से डिवाइड कर लिया, कितना हो गया आपके सामने 20 अपॉन में 3 देखने को मिल रहा है, तो 6 अपॉन में 2/3 इसका सही आंसर आएगा। 6.67% के आसपास इसका आपके सामने जो एवरेज है वो देखने को मिलता है। तो यही है कि 6 रुपए वाली औसत है, तो यही है औसत से औसत दूरी होती है, उसी को क्या बोला जाता है, औसत विचलन बोला जाता है, कि औसत से कितनी इसकी दूरी देखने को मिल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है x माइनस का मीन अपॉन में n का स्क्वायर, सबसे व्यापक और विश्वसनीय। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये सबसे ज्यादा व्यापकता से चीजों को बताता है और सबसे ज्यादा आपके सामने क्या होता है, विश्वसनीय डाटा के रूप में इसको जाना जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100, और ये क्या होता है, तुलना में उपयोगी। ये किस किस में काम आता है, जब आप कोई भी डाटा होता है उसको आप तुलनात्मक ढंग से समझते हो, चीजों को तुलना करने में उपयोगी होता है सारा का सारा डाटा। अब अपन समझेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, वक्रता। वक्रता क्या होती है इसके बारे में अपन समझने वाले हैं। स्क्यूनेस आंकड़ों के वितरण में असमितता को दर्शाता है, यदि वितरण दोनों ओर समान नहीं होगा तो वक्रता कहलाती है। तो आपके सामने जो डाटा का जो वितरण होता है उसके बारे में समझेंगे, और वितरण दोनों ओर तरफ समान नहीं है उसी को क्या कहा जाता है, वक्रता के नाम से जाना जाता है। टाइप ऑफ जो आपके सामने स्क्यूनेस कैसी होती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, लंबी दाहिनी पूंछ की ओर। नेगेटिव स्क्यूनेस कैसी होती है, लंबी होती है लेकिन पूंछ बाई ओर होती है। आपके सामने जो लेफ्ट राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर देखने को मिलता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको, जो ये आपके सामने ऐसे वाले डाटा होते हैं ना, ऐसे वाले डाटा आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में इन सब चीजों को बताया जाता है। अगले वाला है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। एब्सोल्यूट क्या होती है, सीधी वक्रता का मापन करना, ऐसे वाला डाटा देखने को मिल गया इसके अंदर। और सीधी वक्रता सीधी आपके सामने कर्व पता चलती है। रिलेटिव में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पर्सन स्क्यूनेस और बॉयज स्क्यूनेस के जो अलग अलग जो थ्योरीज हैं उसके आधार पर इन सब चीजों को आप समझते हो। तो ये आपके सामने यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट रिवाइज हो गई है। अब बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ अपन। पहला क्या है,
पहला पॉइंट क्या है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस वक्रता के उपयोगों के उपाय के बारे में बताना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, स्क्यूनेस आंकड़े के वितरण में असममितता को दर्शाता है। समझे? तो आंकड़ा जो आपके सामने जो आंकड़ा आ रहा है उसमें जो असममितता देखने को मिलती है उसके बारे में बताता है। यदि डाटा वितरण दोनों तरफ समान नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्यूड कहा जाता है। तो मैंने पहले बताया कि डाटा में किस प्रकार के एरर देखने को मिले, किस प्रकार के मतलब झुकाव किस तरफ जाता है। समझ में आया? जैसे कक्षा में बच्चों का आप देखते हो तो 70 से लेकर 90 तक जो बच्चे हैं उनका, या समझ लो 80 से लेकर जो 95 तक जो बच्चे हैं उनमें कम मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप वहीं देखोगे 60 से 80 तक बहुत सारे बच्चे आपको उसी रेंज में दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? तो यही है, डाटा का किस तरीके से ज्यादा झुकाव है उसी को क्या कहा जाता है, कर्व के नाम से जाना जाता है ना। टाइप कितने प्रकार के होते हैं, वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला मैंने बता दिया आपको। अगले वाले कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिटिस। तो कोर्टोसिस की अवधारणा क्या थी, कोर्टोसिस की अवधारणा के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है मीनिंग। कोर्टोसिस के विवरण को पीकनेस या चोटी की तीव्रता को दर्शाते हैं। तो जो कोर्टिस होती है उसने जो पीकनेस या चोटी की जो तीव्रता किसके दिखाती है, आपके सामने कोर्टिस है, कोरेटिस है, उसको दिखाई देती है। समझ आ गया? तो कोई भी, जैसे ये वाला डाटा था आपके सामने, इसमें ऐसे वाला डाटा बन रहा है तो इसको क्या करेंगे, कोर्टिस के नाम से जाना जाता है। टाइप बात करें, लेप्टोक्रेटिस सबसे तीखी चोटी, मतलब एकदम ऐसे वाले आ गए तो इसको लेप्टोक्रेटिसिस के नाम से माना जाएगा। अगला क्या है, प्लेटोक्रेटिसिस क्या होती है, चौड़ी लेकिन सपाट, जैसे ऐसे वाला कुछ डाटा आया फिर ऐसे कुछ चला गया। समझ आ गया? तो ये वाला डाटा इसको क्या बोलेंगे अपन, प्लेक्रेटिसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्लेक्रेटिसिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, मेजोक्रेटिसिस, सामान्य चोटी, मतलब एक नॉर्मल सी चोटी है, ऐसे कुछ करके फिर ऐसे चला गया डाटा, नॉर्मल सी चोटी है जहां पर एकदम सामान्य सी चोटी है, उसको क्या कहा जाता है, मेजोक्रेटिसिस के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंस की बात करें, डाटा के चरित्र चरम मानों आउटलाइनर का विश्लेषण करने में उपयोगी होती है। तो क्रिटिसिस क्या होती है, आपके सामने डाटा का जो चरित्र होता है, उसके जो चरम मान होते हैं, उसकी जो पीक वैल्यूज होती हैं, उनको विश्लेषण करने में, उनको समझने में हमारी मदद करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट। कोरिलेशन एनालिसिस, सहसंबंध विश्लेषण क्या होता है, कोरिलेशन दो या दो से अधिक चरों के बीच में जो संबंध की दिशा और ताकत को मापता है। कोरिलेशन एनालिसिस क्या करता है, दो से दो अधिक जो कोई कोफिशिएंट है उनको बीच में उनके संबंध की किस तरीके से दिशा जा रही है और उनकी ताकत क्या है, उनको बीच में समझने का प्रयास करता है। मतलब 81-90% के बीच में बच्चों में क्या कोरिलेटिव है, कौन से मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक्स में स्ट्रॉन्ग है, उसको समझने का इसको कहा जाता है। टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। एक तरफ बढ़े तो दूसरा बढ़े, इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जाना जा रहा है। मतलब एक, जैसे आपने देखा कि दूध की मात्रा अगर बाजार में बढ़ रही है बिकने की, तो यहाँ पर चाय पत्ती की मात्रा को भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जाना जा रहा है। समझ में आ गया आपके सामने। नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें, आपके सामने क्या होता है, अगर मार्केट में जो ईवी खरीदने वाले लोग हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक को जो बाजार में खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं पर पेट्रोल के जो वाहन है उनके खरीदने वाले जो वाहन है उनकी संख्या में घटाव देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होते हैं आपके सामने, नेगेटिव कोरिलेशन के नाम से जाना जा रहा है। एक तो बढ़ रहा है, दूसरा घटने को घट रहा है। समझ में आ गया ना आपको, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े साथ के साथ, उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन ऐसे जहां पर एक बढ़े तो दूसरा घटता हुआ दिखाई देता है। कोरिलेशन एंड कोज, कोरिलेशन संबंध दिखाता है, कारण नहीं। कोरिलेशन क्या दिखाता है, दो लोगों के बीच में संबंध दिखाता है, ये नहीं बताता किस कारण बढ़ रहा है। तो दूध के साथ चायपत्ती की बिक्री बढ़ रही है तो ये नहीं पता चल रहा है कि क्यों बढ़ रही है, लेकिन ये जरूर बता देगा कि बढ़ रही है कुछ मात्रा में। तो इसको क्या कहा जाता है, कोरिलेशन के नाम से जाना जाता है, सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। कोजेशन कारण क्या बताता है, एक घटना दूसरे को प्रभावित करती है। मतलब ये आपको बताएगा दूध बढ़ रहा है तो लोग चाय ज्यादा बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं उसमें चाय पत्ती डलती है और उसी के कारण चाय पत्ती की डिमांड है वो बढ़ रही है। समझ में आ गया, ये क्या है, क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है, कोज के नाम से जाना जाता है, जो आपको कारण बताती है कि कोई चीज क्यों बढ़ रही है। समझ में आ गया, एक दूसरे को जो प्रभावित करने की जो घटना होती है उसको क्या कहा जाता है, अपन क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। मेथड ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, सहसंबंध विश्लेषण क्या होता है आपके सामने। सहसंबंध विश्लेषण क्या होता है, सबसे पहला होता है स्कैटर डायग्राम, डाटा बिंदुओं का ग्राफिकल प्रदर्शन करना। तो जो अलग अलग प्रकार का आपके सामने जो डाटा दिखा रखा है उसको ग्राफिकली अगर आपने रिप्रेजेंट कर रखा है ऐसे करके, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, स्कैटर्ड डायग्राम के नाम से जाना
जाता है। अगला क्या है, कार्ल पर्सनल्स मेथड। तो कोवेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर अपन क्या कहते हैं, अपन को रिलेशन निकालते हैं। तो कार्ल पर्सनल मेथड क्या होता है आपके सामने, कोवेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर चीजों को अपन समझते हैं, उसको कार्ल पर्सनल्स मेथड के नाम से जाना जाता है। स्पेयरमैन रैंक मेथड। तो रैंकिंग डाटा के लिए कोरिलेशन करना, मतलब जो डाटा होता है आपके सामने, जो रैंकिंग वाला डाटा होता है उसके बीच में कोरिलेशन दिखाई जाती है, उसको समझाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, स्पेयरमैन रैंक मेथड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्पेयरमैन रैंक मेथड के नाम से जाना जाता है। अगला है को-करंट डेविएशन मेथड। समानांतर विचलनों का उपयोग कर कोरिलेशन का मापन करना। समानांतर विचलनों का उपयोग करके कोरिलेशन करना, मतलब दो अलग अलग प्रकार के डाटा को एनालिसिस करके चीजों को समझाना क्या कहा जाता है, को-करंट डेविएशन मेथड के नाम से जाना जाता है। एडिशनल पॉइंट की बात करें, ये आर स्क्वायर में होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक चर में परिवर्तन कितना हिस्सा दूसरे चर द्वारा समझा जा सकता है, मतलब एक डाटा में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो दूसरे डाटा को किस प्रकार से समझा पा रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका पूरा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। अच्छे से करके चले जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।